गांव की एक सुनसान सड़क किनारे की चाय की दुकान। रात के करीब 10 बजे नाथुराम और छगनलाल एक चाय की दुकान पर बैठे थे, हाथ में चाय का कुल्हड़ और कभी कभी दूर से गुजरती गाड़ियों की आवाज। दोनों किसी वीरान हवेली के बारे में बातें करते हैं। तूने उस पुरानी हवेली के बारे में सुना है ना, जो नदी किनारे वीरान पड़ी है? सुना है, मैं तो वहां गया भी हूं एक बार, लेकिन दिन में। तू जानता है, गांव वाले कहते हैं वहां रात को अजीब सी रोशनी दिखती है, जैसे कोई लालटेन लेकर चलता हो। हाँ वही तो। मेरा चाचा कहता है कि एक बार उसने रात के 2 बजे उस हवेली के पास किसी औरत की चीख सुनी थी और फिर उसकी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। तो मजाक कर रहा है क्या? नहीं रे, तू खुद सोच, जब जब कोई उस हवेली में गया है रात को, वो या तो बीमार होकर लौटा या फिर कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं बोल पाया। मेरे पिताजी भी कहते थे कि वो हवेली पहले ठाकुर की हवेली कहलाती थी। वहां की औरत एक रात अचानक गायब हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। नाथुराम और छगनलाल गर्म चाय की चुस्कियों के साथ रहस्यमयी हवेली की चर्चा में डूबे हुए थे। तभी पीछे से सरसराती हुई आवाज आती है। बाबूजी, बाबूजी। अरे विजय, तू यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है? बाबूजी, जगदीशपुर से फोन आया है। चाचा ने बताया था कि बुआ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा है कि हालत बहुत गंभीर है, हमें अभी चलना होगा। छगनलाल चुपचाप विजय की बात सुनता है और नाथुराम की ओर देखता है। क्या? ये कब हुआ? लेकिन बेटा, जगदीशपुर तो 35 किलोमीटर दूर है और अब तो रात के 10 बज गए हैं। इस अंधेरे और सुनसान रास्ते में जाना क्या ठीक रहेगा? बाबूजी, हम अपनी कार से जाएंगे। कार में डीजल भी भरा है और कार ठीक भी है। और बुआ है वो मेरी, उनका मेरे बचपन में कितना साथ रहा है। आपको याद है ना, जब आप बाहर रहते थे तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया खिलाया। मैं कैसे इस हालत में उन्हें अकेले छोड़ दूं? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ वो तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहती है, लेकिन बेटा ये रास्ता रात में बहुत वीरान हो जाता है। ऊपर से जंगल के पास से भी निकलना पड़ेगा। तूने सुना ही होगा, पिछले महीने पास के गांव से 2 लोग रात में निकले थे, फिर वापस नहीं आए। बाबूजी, डरने से बुआ की हालत नहीं सुधरेगी। क्या पता सुबह तक कुछ। बाबूजी, अगर हम देर कर गए और कुछ हो गया तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? छगनलाल भी अब धीरे धीरे बातचीत में घुल जाता है। नाथुराम, विजय ठीक कह रहा है। देख, मैं भी जानता हूं तेरी बहन को, बहुत नेक इंसान है। अगर हालत सच में खराब है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। कार है, रास्ता भी साफ है और विजय साथ है। जवान खून, डर किस बात का? बात तो ठीक कह रहा है नाथुराम, लेकिन मन बहुत बेचैन हो रहा है। एक और हवेली की बातें, दूसरी ओर ये अचानक फोन, सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा है। बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आप मेरे साथ चलिए, हम बुआ से मिलकर 1-2 घंटे में लौट भी सकते हैं और अगर जरूरत हुई तो वहीं रुक जाएंगे। देख छगनलाल, अगर तू चाहे तो मैं भी चल सकता हूँ। साथ होंगे तो रास्ता भी आसान लगेगा। ठीक है, चलो विजय, तू गाड़ी तैयार कर, मैं घर से कुछ जरूरी दवाइयां और पानी ले आता हूँ। नाथुराम, तू भी तैयार हो जा। जी बाबूजी, गाड़ी बाहर ही है, मैं इंजन गर्म करता हूँ। तीनों तेजी से उठते हैं। चाय की दुकान पीछे छूटती है। रहस्य अब केवल वीरान हवेली तक सीमित नहीं रहा। क्या जगदीशपुर तक का सफर सुरक्षित होगा या इस रात के अंधेरे में कोई और साजिश छिपी है? चलिए देखते हैं। विजय गाड़ी चला रहा है। कार की हेडलाइटें सिर्फ कुछ फीट दूर तक जंगल का रास्ता दिखा पा रही है। चारों ओर गहरी खामोशी है। पेड़ों की छाया रास्ते पर अजीब आकृतियां बना रही है। गाड़ी की गति धीमी है। यार छगनलाल, ये रास्ता तो दिन में भी थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन रात को तो मानो हर पेड़ से कोई हमें देख रहा हो। सच कहूं तो मेरा भी मन घबरा रहा है। देखना, हवा भी कैसी अजीब सी आवाज कर रही है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। और वो पेड़ देख, उसकी छाया तो इंसान जैसी लग रही है। हाँ, पहले भी सुना है इस जंगल के बीच इसी जमाने में एक तांत्रिक रहा करता था। लोग कहते हैं कि उसने कई बलि दी थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। अरे यार, ये सब मत सुना, मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। बाबूजी,
आप लोग डर मत फैलाइए, अभी हमें बहुत दूर जाना है, चुपचाप बैठिए। लेकिन सच कहूँ, गाड़ी की लाइट में जो कुछ कुछ झलकता है ना, मन तो मेरा भी बेचैन हो रहा है। तुम्हें वो किस्सा याद है नाथूराम, जब कालू और उसका भाई इसी रास्ते से रात में निकले थे और उन्होंने कहा था कि किसी औरत की सफेद साड़ी पेड़ पर उल्टी लटकी थी। हाँ, और उन्होंने कहा था कि वो साड़ी हिल भी नहीं रही थी हवा में, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसमें से नीचे उतर रहा हो। अभी कुछ दूरी पर एक मोड़ है, वही सबसे बहुत डरावना हिस्सा है। वहां अक्सर फोन के नेटवर्क भी गायब हो जाता है। यार छगन लाल, अगर कुछ अजीब लगे ना तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना, डर थोड़ा कम होगा। तेरी बातों से डर और बढ़ रहा है। चलो जल्दी उस मोड़ को पार कर लें। गाड़ी मोड़ के पास पहुंचती है। अचानक सामने से एक साया गुजरता है, मानो कोई तेजी से दौड़ा हो। क्या था वो? तीनों एक साथ चुप, सिर्फ दिलों की धड़कने सुनाई देती है। विजय कार धीरे धीरे मोड़ की ओर मोड़ता है। तभी सामने हेडलाइट की रोशनी में एक अकेला पुलिस वाला खड़ा दिखाई देता है, लेकिन चेहरा साफ नजर नहीं आता। रास्ता सुनसान है, दूर दूर तक कोई और नजर नहीं आता। विजय झट से ब्रेक लगाता है। अरे, इस वक्त पुलिस, और वो भी अकेला? कुछ तो अजीब है। पुलिस की पेट्रोलिंग तो टीम में होती है, ये अकेला क्यों खड़ा है? सर प्रणाम, हम जगदीशपुर जा रहे हैं। मेरी बुआ की तबीयत खराब है, रात को ही खबर आई तो निकलना पड़ा। पुलिस वाला धीरे से झुकता है, चेहरे पर हल्की छाया है, बोलने का अंदाज धीमा लेकिन भारी आवाज में। तनी रात को जंगल के रास्ते तुम लोग जानते नहीं, यहाँ कई बार अजीब घटनाएं हुई हैं। जी सुना है, लेकिन क्या करें साहब, मजबूरी है, बुजुर्ग महिला है, हालत गंभीर है। माफ कीजिए, लेकिन आप यहाँ अकेले? आपकी जीप, आपकी टीम? पुलिस वाला कुछ देर चुप रहता है, फिर अचानक मुस्कुरा देता है। मैं जहां होता हूं वहां किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी के भीतर अचानक एक अजीब बदबू भर जाती है, जैसे सड़ी लकड़ी या किसी पुराने कपड़े से आती हो। छगनलाल अपनी नाक पकड़ लेता है। नाथूराम विजय की ओर देखता है। बाबूजी, ये बदबू अचानक कहां से आई? मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ये आदमी कुछ अलग लग रहा है। पुलिस वाला झुककर विजय की आंखों में देखता है। अच्छा, तुम विजय हो? तीनों चौंक जाते हैं। विजय हैरानी से पूछता है, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? एक लंबा सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक पुलिस वाला सीधा खड़ा हो जाता है, मानो कुछ सोच रहा हूं। फिर धीमे स्वर में फिर बिना जाओ, देर ना करो, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ और बोले वो धीरे धीरे अंधेरे में पीछे की ओर चला जाता है। अरे ये कहाँ गया? ये तो अंधेरे में यूं ही गायब हो गया, और वो बदबू, वो भी अचानक चली गई। बाबूजी, नाथूराम चाचा, हम यहाँ एक सेकंड और नहीं रुक सकते? गाड़ी फिर से चल पड़ती है। पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था, कोई साया नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, सिर्फ एक सुनसान, ठंडा और रहस्यमय मोड़। गाड़ी अब कुछ और किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। विजय ध्यान से गाड़ी चला रहा था। नाथूराम और छगनलाल दोनों चुप है। अभी भी पिछले पुलिस वाले की बातें और रहस्यमय बदबू उन्हें परेशान कर रही थी। जंगल और भी गहरा हो गया था। रास्ता अब और सुनसान लग रहा है। तभी सामने अचानक वही साया फिर दिखता है, वही वर्दी, वही टोपी झुकी हुई। अब बाबूजी देखिए, ये वही है। ये कैसे हो सकता है? वो तो पीछे रह गया था। हमने अपनी आंखों से देखा था, वो अंधेरे में पीछे चला गया था। ये सामने कैसे आ सकता है? सुनिए, आप तो हमें कुछ देर पहले मिले थे ना, पीछे मोड़ पर? पुलिस वाला धीरे धीरे गाड़ी के पास आता है। वही भारी आवाज, वही ठंडी मुस्कान। पीछे मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो यहीं खड़ा हूं। तुम ही लोग हो ना विजय, नाथूराम और छगनलाल? तीनों के चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है। नहीं, ये संभव नहीं है। आप फिर से मेरा नाम कैसे जानते हैं? विजय का गला सूखने लगता है। नाथूराम, ये इंसान नहीं हो सकता, ये कुछ और है।
ये हमें रोकना चाहता है। अचानक हवा का एक झोंका आता है, कार का इंजन अपने आप बंद हो जाता है और आसपास के पेड़ों से खड़खड़ाहट जैसी अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई बहुत पास आ गया हो, लेकिन दिख नहीं रहा। रात गहरी होती जा रही है, हर कोई जगदीशपुर नहीं पहुंच पाता। जाओ, जल्दी जाओ,